जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर टीम यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस क्लास में हिस्ट्री की टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारी जो क्लास है वो रेगुलर वे में चलेगी। ठीक है, तो हिस्ट्री हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस की जो पुस्तक थी वो थी हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। ठीक है, इतिहास के जनक कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस। ठीक है, अगर बात करें इनकी हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी थी? हेरोडोटस ने। ठीक है, अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी काल। ठीक है, प्रौद्योगिक काल कौन सा होता है? जिसमें मानव के जीवन के पूर्णतः साक्ष्य नहीं मिलते हैं, यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जिसमें लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं थी, उसे बोलते हैं प्रौद्योगिक काल। ठीक है, और अगर बात करें इसको कितने भागों में डिवाइड किया है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले हो जाता है हमारा पुरापाषाण काल। ये पुरापाषाण काल का की अवधि जो थी, ये इसकी जो शुरुआती पॉइंट है उनको नहीं पता है, लेकिन इसकी जो लास्ट पॉइंट था जो पुरापाषाण काल का, वो 8000 ईसा पूर्व तक पुरापाषाण काल चला था। ठीक है, अगर बात करें मध्यपाषाण काल की, तो मध्यपाषाण काल का ये जो कार्यकाल मतलब टाइम पीरियड है वो 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, अगर बात करें नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल की जो टाइम पीरियड है वो 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक रहा था। इंपॉर्टेंट है, ये टाइम पीरियड पूछे जाते हैं हमारी परीक्षा में। ठीक है, अब बात करते हैं कि आग का आविष्कार जो था वो पुरापाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कहाँ हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था। अगर बात करें पहिए का आविष्कार, तो पहिए का आविष्कार हमारा नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार किसमें हुआ था? नवपाषाण काल में। और आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। अगर बात करें मनुष्य ने घर बनाने की जो प्रवृत्ति कहाँ से मिलती है, वो मिलती है भैया नवपाषाण काल में मिलती है, यानी कि नवपाषाण काल में मनुष्य जो था वो घर बना के रहना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया, यानी कि सबसे पहले जो पालतू जानवर था वो क्या था? मनुष्य का कुत्ता। ठीक है, अगर बात करें कृषि का जो आविष्कार है वो किसमें हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। किसमें हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है, अगला पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो शिकार था। पुरापाषाण काल में जो था मनुष्य जो था किस पे निर्भर था? शिकार पर निर्भर रहता था। ठीक है, अगर बात करें मनुष्य में सबसे पहले जो धातु प्रयोग की थी वो कौन सी थी? तावा धातु को सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, मनुष्य द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला जो औजार था सर्वप्रथम वो कौन सा था? कुल्हाड़ी, यानी कि कुल्हाड़ी को सबसे पहले मनुष्य ने यूज किया था। कृषि का प्रथम कृषि का जो साक्ष्य मिलते हैं सर्वप्रथम वो कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़ में मिलते हैं, यानी कि पृथ्वी के कृषि के जो सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, यानी कि भारतवर्ष शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ से मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, अगर बात करें मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली वाली जो फसल है वो कौन सी थी? गेहूँ, यानी कि मनुष्य ने जो सबसे पहले फसल बोई थी वो कौन सी थी? गेहूँ। ठीक है, अब बात करें जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं था, इन्हें इन सिक्कों को आहत सिक्के कहलाते हैं। जिन सिक्कों पर क्या क्या लिखा है और चिन्ह बने तो उनका कोई ज्ञात नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। अब बात करते हैं रोमिला थापर के अनुसार लोहे का आविष्कार जो है, लोहे का मतलब प्रयोग 800 ईसा पूर्व से होने प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ये क्या इनके अनुसार। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख वेद। वेदों के बारे में करते भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो क्या है? वेद। अगर वेद की शाब्दिक अर्थ की बात करें तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? ज्ञान। ठीक है, वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। हमारे भारत में कितने वेद हैं? वो 4 हैं। तो पहला कौन सा हो जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना और सबसे पहला जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा हो जाता है यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा हो जाता है सामवेद, और सबसे नवीनतम हो जाता है अथर्ववेद। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? यह सबसे प्राचीन वेद है। और बात करें इसमें इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं, और 1028 सूक्तियाँ हैं। कितनी है? 1028 सूक्त बोलते हैं या सूक्तियाँ होती हैं, तथा 10,462 ऋचाएँ हैं या फिर रचनाएँ हैं। ठीक है, अगर बात करें ऋग्वेद की 5 शाखाएँ हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएँ हैं? ऋग्वेद की भैया 5 शाखाएँ हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वेद की कितनी शाखाएँ हैं? 5 शाखाएँ हैं। सोम देवता का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। सोम देवता का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? 9वें मंडल में। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है।
ऋग्वेद में कितनी नदियां हैं? 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। किसने? विश्वामित्र ने, ऋषि विश्वामित्र ने। इसका जो जिक्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। कौन से में? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ठीक है, अब बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद में है। ठीक है, किसमें? और ये किसको समर्पित है? सावित्री को। किसको? सावित्री को। ठीक है, अब बात करते हैं ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? वो 10 राजन युद्ध का वर्णन किसमें किया है? 7वें मंडल में सुदास की जीत हुई थी। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? सुदास की जीत हुई थी। यह जो युद्ध था वह परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। क्यों? कौन सी नदी? परुष्णी नदी। ठीक है, अब बात करते हैं आयुर्वेद की। यजुर्वेद जो है ये वेद जो है गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। अगर परीक्षा में हमारे सवाल पूछा जाता है कि वह वेद बताओ जो गद्य और पद्य में लिखा गया है, तो वो कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, एक हो जाता है कृष्ण यजुर्वेद और एक हो जाता है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा तीसरा वेद जो होता है वो हो जाता है सामवेद। ये वेद जो है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? संगीत की जानकारी मिलती है। किसकी? संगीत की। अब याद कैसे रहे? साप और संगीत, सामवेद। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें। इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। तो भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं। कितनी? 1549 रचनाएं। इसमें मात्र 78 ही नई हैं और शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी कि 78 जो है इसमें नई है और बाकी जो है ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो चौथा वेद है और हमारा सबसे नवीनतम वेद है। ठीक है, ये सबसे बाद में लिखा गया था। जब बाद में लिखा गया था तो भैया ये सबसे नवीनतम है और इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। और किसे क्या कहते हैं? इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? आधुनिक वेद भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस वेद में जादू टोने किसकी? जादू टोने की जो बात की गई है, मंत्र तंत्र की बात की गई है, चिकित्सा की बात की गई है, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख किस वेद मिलता है? आप बोलोगे भैया अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद। अब बात करें अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया सभा तथा सम्मति जो है वो प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई हैं। किसमें बताई गई हैं? अथर्ववेद में। सभा और सम्मति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। किस वेद में? अथर्ववेद में। ठीक है, अब बात करते हैं वेदांक। वेदांक क्या होते हैं? वेदांकों की कुल संख्या है हमारे पास 6। यानी कि हमारे मतलब वेद कितने हो गए? 4 और वेदांकों की संख्या कितनी होगी? ये होगी भैया 6। ठीक है, तो पहला वेदांक है वो है शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प और निरुक्त और छंद। कौन कौन से हो गए? 6। शिक्षा, ज्योति, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद। ठीक है, अब बात करते हैं पुराणों की संख्या। तो पुराण कितने हैं हमारे यहाँ? 18 पुराण है। ठीक है, कितने पुराण है? 18 पुराण है। ठीक है, पुराणों की जो रचना है वो लोम हर्ष द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लोम हर्ष के द्वारा। पुराणों में सबसे प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा हो जाएगा? मत्स्य पुराण। ठीक है, याद रखना है। अब वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो पुराण है वो कौन से काल के हैं? गुप्त काल के। विष्णु पुराण का संबंध कौन से वंश से है? मौर्य वंश से है। कौन से पुराण का? विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है। अब मत्स्य पुराण का जो संबंध है वो सातवाहन वंश से मिलता है। किससे? सातवाहन वंश से। ठीक है, याद रखना है। सातवाहन वंश का संबंध किससे मिलता है? मत्स्य पुराण से। ठीक है, अगर बात करें वायु पुराण की जो जानकारी है वो किससे मिलती है? गुप्त काल में मिलती है। यानी कि वायु पुराण का संबंध किससे है? गुप्त काल से। ठीक है, अब बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद अर्थशास्त्र। क्या है ये? अर्थशास्त्र पुस्तक। अर्थशास्त्र पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? चाणक्य, जिसे हम विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और ये किसके मंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, चाणक्य के कौन कौन से नाम है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। ठीक है, अगर बात करें अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें क्या है? राज्य के नीति के बारे में बताया गया है और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्य तरंगणी। राज्य तरंगणी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? कलहर्ण ने। किसने? कलहर्ण ने। ठीक है, और इसमें जो है
वो कश्मीर के राजाओं का इतिहास मिलता है। किसमें मिलता है? राजतरंगिणी में, ठीक है। अष्टाध्यायी क्या है? ये पुस्तक जो है अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। किसने? पाणिनि ने। और ये संस्कृत का व्याकरण की पुस्तक है, संस्कृत की सबसे बड़ी व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन स्मृति, तो वो कौन सी है? मनु स्मृति, ठीक है। इसके लेखक कौन है? मनु, ठीक है। अब बात करते हैं जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? आगम्य कहा जाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आगम्य कहा जाता है। अब जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? कल्पसूत्र में मिलता है, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र किसने पुस्तक लिखी थी? ये लिखी थी भद्रभाहु के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं जातक कथाएं जो है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है, यानी कि पूर्व जन्म की कहानियां हैं। किसमें? जातक कथाओं में, ठीक है। और कौन से धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं भारत का सबसे प्राचीन जो नगर है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है प्राचीन नगर? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। अब बात करते हैं असम में पाए जाने वाला गिलवन भारत का एकमात्र कपि है। क्या है? गिलवन जो है भारत का एकमात्र क्या है? कपि, ठीक है, याद रखना है। अब बात करेंगे अगली क्लास में हम सिंधु सभ्यता एंड हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।